हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने बोहर मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस थे जहाँ पर बोहर के फॉर्मूलेज हमने यूज़ किए। बट एट द एंड अगेन ये जो बोहर मॉडल है ये भी सही नहीं। कैसे पता चला हमें कि बोहर मॉडल सही नहीं है? तो कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स भी थे जो ये प्रूव करते हैं कि हाँ, जो बोहर मॉडल है वो सही नहीं। तो चलिए नोट डाउन करते हैं क्या थे ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर मॉडल। फर्स्ट थिंग, जो बोहर मॉडल था वो केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही एप्लीकेबल था। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बोहर ने कोई फॉर्मूले नहीं डिराइव किए और ना ही उनके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया। तो फर्स्ट वन, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सेकंड पॉइंट, बोहर ने एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइज किया जो कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से एक तरह से सिमिलर था। बट ये एंगुलर मोमेंटम का जो क्वांटाइजेशन था इसका mvr इक्वल्स टू nh/2π, ये कहां से आया इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया। डिडंट प्रोवाइड एनी एक्सप्लेनेशन फॉर क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की mvr इक्वल्स टू nh/2π कैसा है इसका कोई आइडिया नहीं था। देन बोहर ने यह भी कहा कि एक इलेक्ट्रॉन जब तक किसी स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तब तक ना तो वो एनर्जी एमिट करेगा ना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अगेन ये मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को अपोज करता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल अगर एक चार्ज पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो वो एनर्जी एमिट करेगा कंटिन्यूअसली। तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। तो थर्ड लिखिए, नोट डाउन करिए। Why an electron does not lose energy while revolving in a stationary orbit was not justified. तो ये तो कुछ उसके थ्योरेटिकल जो डेरिवेशन का पार्ट था उसमें ड्रॉबैक्स थे। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ एक्सपेरिमेंटल ड्रॉबैक्स भी थे। जो बोहर मॉडल का सबसे बड़ा सपोर्ट था स्पेक्ट्रम, बोहर ने हाइड्रोजन के या हीलियम प्लस के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया था कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसे दिखेगा, हीलियम प्लस का स्पेक्ट्रम कैसे दिखेगा। बट लेटर ऑन जब सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोप डेवलप हुए जिनकी रेजोल्यूशन पावर ज्यादा अच्छी थी, तो ये देखा गया कि जिनको बोहर ने कहा था कि एक सिंगल लाइन होगी, यानी एक लाइन जो हमें दिख रही थी, जब हमने स्ट्रॉन्ग स्पेक्ट्रोस्कोप जो कि स्पेक्ट्रम को देखने के लिए हम ऑब्जर्व करते हैं, तो हाई रिजोल्यूशन वाले जब स्पेक्ट्रोस्कोप यूज किए गए तो देखा गया कि जहां बोहर ने कहा था कि एक सिंगल लाइन दिखेगी, वहां एक सिंगल लाइन नहीं, वहां एक ग्रुप ऑफ लाइंस थी जो कि हम पहले रिजॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तो हमें लग रहा था कि वो एक सिंगल लाइन है, लेकिन जब उसे रिजॉल्व किया गया तो देखा गया कि वो एक सिंगल लाइन नहीं है, वो एक ग्रुप ऑफ लाइन है जिसे कहा गया फाइन स्पेक्ट्रम।
बोहर मॉडल इस फाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। जो सबसे पहले जो बोहर मॉडल को यानी इनिशियली जो सपोर्ट कर रहा था वही उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो गया। तो पहले लिखिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा कि फाइन स्पेक्ट्रम का क्या मतलब हुआ, क्यों ऐसा आ रहा है। पहले ड्रॉबैक लिखिए, फोर्थ वन, it could not explain the fine spectrum of हाइड्रोजन एटम। ये फोर्थ ड्रॉबैक है, फाइन स्पेक्ट्रम। बेसिकली ये फाइन स्पेक्ट्रम ही हमें एक शेल के अंदर सब शेल का आइडिया देता है। जो शेल्स के अंदर सब शेल का लॉजिक आया वो इसी फाइन स्पेक्ट्रम से आया, क्योंकि अभी तक तो कॉन्सेप्ट क्या था, एक एटम में एक न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड शेल्स होते हैं। अब जैसे ये के शेल, ये एल शेल, एल शेल से कुछ के में आ रहा है तो एक फोटोन एमिट होगा, राइट। सीरियसली उसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी या वेवलेंथ होगी। लेकिन जब हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आ रहा है तो वहां एक नहीं, एक से ज्यादा लाइंस हमें दिखाई दे रही है। एक से ज्यादा लाइंस अगर हमें दिखाई दे रही है, इसका मतलब इस शेल के अंदर भी कुछ सब शेल्स हैं, कुछ सब शेल्स प्रेजेंट है। जैसे हमें पता है, आगे चल के हमने क्या कहा कि एल शेल के अंदर, एल जो शेल होता है उसके अंदर 2 सब शेल होते हैं, एक एस और एक पी। शेल्स के अंदर सब शेल्स भी होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन सब शेल एस से जंप कर रहा है तो फोटोन की एनर्जी अलग होगी, पी से जंप कर रहा है तो फोटोन की एनर्जी अलग होगी। तो यहां से फाइन स्पेक्ट्रम को जस्टिफाई करने के लिए हर एक शेल में सब शेल्स को भी कंसिडर किया गया, मल्टीपल लेवल्स को कंसिडर किया गया। तो इसीलिए अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में जंप कर रहा है तो जो फोटोन है उसकी वेवलेंथ वेरी कर सकती है। वो डिपेंड करेगा कि वो एस से 1 में जंप कर रहा है या पी से 1 में जंप कर रहा है। तो इसे कहा गया फाइन स्पेक्ट्रम। यानी यहाँ पहले एक सिंगल लाइन हमें लग रही थी कि एक सिंगल लाइन होगी, ये सिंगल लाइन नहीं थी। जब इसे रिजॉल्व किया गया तो देखा गया कि ये 2 लाइंस का कॉम्बिनेशन था। गॉट इट? तो दिस इज, यानी इसे कहा जाता है फाइन स्पेक्ट्रम। एक लाइन लिख सकते हो आप यहीं पर, फाइन स्पेक्ट्रम गिव्स अस, इसी पॉइंट के अंदर, फाइन स्पेक्ट्रम गिव्स अस एन आइडिया ऑफ सबशेल्स इन ए शेल। सबशेल्स इन ए शेल, किसी शेल के अंदर सबशेल्स होते हैं जिसका हमें आइडिया लगता है। फर्दर आई थिंक हम सबको भी पता है, इनऑर्गेनिक में भी आप पढ़ चुके हो, एक शेल के अंदर सबशेल और सबशेल में भी फर्दर ऑर्बिटल्स होते हैं। पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये भी हमें पता है। ये ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट कहां से आया, क्यों हमने इस तरह से सोचा? क्योंकि देखो ये दिखते नहीं, ऐसा नहीं कि ऑर्बिटल्स दिख रहे होंगे, तो थॉट प्रोसेस है पूरा। क्यों ऐसा सोचा? तो लेटर ऑन ये देखा गया कि ये जो लाइंस है, ये पर्टिकुलर ये लाइंस जिनकी हम बात करें, ये देखा गया कि जब हम किसी हाइड्रोजन एटम का या हीलियम प्लस का स्पेक्ट्रम लेते हैं, और स्पेक्ट्रम लेते वक्त हाइड्रोजन पर लेट से आपने बाहर से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। बाहर से जब हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो जो एक सिंगल लाइन हमें दिख रही है यहाँ पर, ये जो सिंगल लाइन एक दिख रही थी, ये सिंगल लाइन भी स्प्लिट हो जाती मतलब इसकी जगह 2 लाइंस दिखने लगती। इसे कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऐसा क्यों हुआ, इसको अब आप ऑर्बिटल से जस्टिफाई कर सकते हो। जैसे पी सब शेल है, पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। नॉर्मली हम कहते हैं इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है। अगर इनमें से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो जो फोटोन एमिट होगा उसकी एनर्जी सेम होगी। लेकिन अगर आपने बाहर से कुछ इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो फिर इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी सेम नहीं रहती है। यानी नॉर्मली हम बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स, जिनकी एनर्जी सेम है, बट अगर आपने बाहर से इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो इनकी डीजनरेसी लॉस्ट हो जाती है, यानी इनकी एनर्जी सेम नहीं रहती। तो फिर जो फोटोन एमिट होगा उसकी एनर्जी इस पर भी डिपेंड करेगी कि वो कौन से ऑर्बिटल से जंप कर रहा है, px से, py से या pz से, किससे जंप कर रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो इसे कहा जाता है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। और इसी स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए हर एक सबशेल में फिर ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, तो यहां पर अगेन मैं आपको बता दूं, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के भी
लाइंस को स्प्लिट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लगा के भी लाइंस को स्प्लिट कर सकते हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड लगा के स्प्लिट किया जाता है तो इसे कहा जाता है जीमान इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जब इसे कहा किया जाता है तो इसे कहा जाता है स्टार्क इफेक्ट। तो नेक्स्ट फिफ्थ ड्रॉबैक लिखिए, बोहर मॉडल ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हाँ बट कह सकते हो कि बोहर मॉडल ने एक डायरेक्शन दे दी, उसी डायरेक्शन में अभी भी हम सोच रहे हैं, यानी सेल्स उसने इंट्रोड्यूस कर दिए, अब हम शेल्स के अंदर सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स, यानी थॉट प्रोसेस हुई है। तो जो डायरेक्शन दी है वो बोहर ने ही दी है। तो लिखिए यहाँ पर फर्दर, इट कुड नॉट एक्सप्लेन दिस, इट कुड नॉट एक्सप्लेन दी splitting of spectral lines, splitting of spectral lines in the presence of external magnetic field called Zeeman effect and external electric field called Stark effect. ओके, एंड फाइनली बोहर ने यह भी एक्सप्लेन नहीं किया कि क्यों दो एटम्स आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, क्यों केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर H2O क्यों बना रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन कंबाइन होकर CH4 क्यों बनाते हैं, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो लास्ट, could not explain the ability of atoms to form molecules by chemical bonds। वापस पूरा रिपीट कर रहा हूं, could not explain the ability of atoms to form molecules by chemical bonds। आगे चल के इसी के लिए आप अलग अलग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो इसी बॉन्ड्स को एक्सप्लेन करने के लिए केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक्स थे। फर्दर अब आगे बढ़ते हैं। ये याद रखने आपको, एग्जाम में, जेई मेंस में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कौन कौन से ड्रॉबैक्स थे बोहर मॉडल के, तो वो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले बोहर मॉडल में ही एक और चेंज किया गया। एक्चुअली बोहर मॉडल में हमने माना है कि जो न्यूक्लियस है वो स्टेशनरी होता है, बट सोचिए आप कि एटम भी तो हवा में ही होता है, हवा में ही होता है, तो वो न्यूक्लियस स्टेशनरी कैसे हो सकता है? वो स्टेशनरी कैसे हो सकता है? यानी जैसे सन की बात करें तो क्या लगता है सन स्टेशनरी है? नहीं है, सन भी रिवॉल्व कर रहा है और अर्थ उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी होता है। ठीक है, मॉडल को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने न्यूक्लियस को स्टेशनरी मान लिया, बट न्यूक्लियस भी मूविंग होता है। तो अगर हम न्यूक्लियस को भी मूविंग कंसिडर करें तो ये जो बोहर मॉडल के फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे, इनमें क्या चेंजेस होंगे वो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसको ऐसे बोला जाता है नॉन स्टेशनरी न्यूक्लियर मॉडल। वैसे मैं आपको बता दूं, ये ऐसा जेई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन जितने भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, जो भी नॉलेज चाहिए इसको डिराइव करने के लिए, वो जेई में है। जेई में वो सारे कॉन्सेप्ट है, जेई के सिलेबस में है। तो हो सकता है इस पर भी कभी क्वेश्चंस बन जाए, चांसेस फिर भी कम है, बट हमें आइडिया होना चाहिए इसका। नॉन स्टेशनरी न्यूक्लियर मॉडल। तो अब इस मॉडल में हम मानेंगे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व कर रहा है और न्यूक्लियस भी रिवॉल्व कर रहा है, दोनों रिवॉल्व कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक एटम अगर रखा हुआ है, और उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस हम कह रहे हैं कि वो मूव कर रहे हैं, तो ऐसा तो तभी हो सकता है जब उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो स्टेशनरी है।
उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो स्टेशनरी होना चाहिए, तभी एटम की पोजीशन फिक्स रहेगी। तो इसका मतलब अगर एक एटम में एक न्यूक्लियस हम कंसिडर करें, ये न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो इनका मूवमेंट इस तरह से होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करे, यानी ये दोनों सेंटर ऑफ मास के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही रहेंगे, सेंटर ऑफ मास के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, कह सकते हो आप। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हुआ तो सेंटर ऑफ मास जो है वो मूव कर जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास है वो मूव कर जाएगा। और इनफैक्ट कह सकते हो कि जो एंगुलर स्पीड होगी दोनों की, एंगुलर स्पीड जिसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो एंगुलर स्पीड भी जो है वो दोनों की सेम होगी, वो अलग अलग नहीं हो सकती। तो एंगुलर स्पीड जो है हमेशा ये अपोजिट होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब मान लेते हैं यहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो R1 रेडियस की सर्कल पर रिवॉल्व कर रहा है, R1 रेडियस के सर्कल पर, और जो इलेक्ट्रॉन है वो R2, और जो इलेक्ट्रॉन है वो R2। R1 R2 ये रेडियस है, ये रेडियस जो ये जो डिस्टेंस है वो सेंटर ऑफ मास से है, सेंटर ऑफ मास के अराउंड ये रिवॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने एक को स्मॉल आर, इलेक्ट्रॉन के लिए स्मॉल आर टर्म और न्यूक्लियस के लिए कैपिटल, जो भी टर्मिनोलॉजीज अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो न्यूक्लियस के लिए क्या होता है, आप इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं, स्मॉल आर न्यूक्लियस के लिए कैपिटल आर, अब ऐसे ही, और इलेक्ट्रॉन के लिए स्मॉल आर, न्यूक्लियस के एंगुलर वेलोसिटी को कैपिटल W से, इसको स्मॉल w से। लेकिन चलिए मैं यहां पर R1 R2 ही लिखता हूं, आगे चल के हो सकता है लिखने में ज्यादा डिफरेंस ना दिखे तो कंफ्यूजन हो सकता है, और W से मास का भी कंफ्यूजन हो जाएगा अभी। तो R1 R2 रेडियस, ओमेगा 2 ओमेगा 1, मास m1, इलेक्ट्रॉन का मास m। तो यहां पर फर्स्ट थिंग कह सकते हो W1 मस्ट बी इक्वल्स टू W2, W1 यानी V1 अपॉन R1 मस्ट बी इक्वल्स टू V2 अपॉन R2। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। फर्दर यहां पर हम अभी भी बोहर का एंगुलर, बोहर का जो क्वांटाइजेशन रूल है, एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन, वो हम मान रहे हैं कि यहां पर भी एप्लीकेबल है। लेकिन अब यहां पर एंगुलर मोमेंटम केवल इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा, एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का भी होगा और न्यूक्लियस का भी होगा। तो दोनों के एंगुलर मोमेंटम का जो सम है m1 v1 r1 प्लस m2 v2 r2, ये हम कह रहे हैं इन दोनों का जो सम होगा वो h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ये h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। देन डेफिनेटली यहां पर भी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, जो कि इन दोनों को, अब इन दोनों को सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, इन दोनों को सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन के लिए देखें तो m2 mv स्क्वायर अपॉन r 2 mv v2 स्क्वायर अपॉन r2। सेंट्रीपिटल फोर्स ये कैसे आएगा, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो k z e स्क्वायर, इनमें तो कोई चेंज होगा ही। हाँ, लेकिन अब जो ये जो डिस्टेंस r2 ये तो सेंटर से है, सेंटर ऑफ मास से है, लेकिन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है वो है r1 प्लस r2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। और एक और इक्वेशन चाहिए हमें, m1 v1 अपॉन r1 इक्वल्स टू k z स्क्वायर, यहाँ पर फिर से r1 प्लस r2 का स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। इनफैक्ट अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें
तो 3 और 4 में राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। तो बाय इक्वेशन 3 and 4 इनको इक्वेट कर देंगे हम, तो m2 v2 स्क्वायर अपॉन r2 m1 v1 स्क्वायर अपॉन r1, और यहाँ से हमें पता है v1 अपॉन r1 इक्वल्स टू v2 अपॉन r2, तो m2 v2 इक्वल्स टू m1 v1। m2 v2 इक्वल्स टू m1 v1, यानी यहां पर मैं कह सकता हूं ये और ये बराबर, तो बाय इक्वेशन 2 m1 v1 r1 प्लस r2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो m2 v2 प्लस r1 प्लस r2 इक्वल्स टू nh अपॉन 2। यहां से हम कह सकते हैं जो R1 प्लस R2 की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी NH अपॉन 2 पाई M V1 या NH अपॉन 2 पाई M1 V1 और M2 V2। ओके, हमें यहां पर करना क्या है, हमें यहां पर R1, R2, V1, V2 इन सब के डेरिवेशंस करने, इन सब के फॉर्मूले फाइंड आउट करने। वो कैसे आएंगे वो अब हमें देखना है। तो अभी हमारे पास R1 प्लस R2 की वैल्यू आ गई, R1 प्लस R2 की हमारे पास वैल्यू है, जस्ट अ मिनट, इसको हम कहां पर पुट करें, ओके। तो यहां पर अगर हम R1 प्लस R2 की वैल्यू पुट कर देंगे V2 की टर्म्स में, तो ये V2 ऊपर चला जाएगा, V2 स्क्वायर से V2 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी R2 की। Let's say equation number 6, by equation 6 and 3 m2 v2 square upon r2 k z e square upon m square h square 4 pi square m2 square v2 square। एक m2 से एक m2 कैंसिल, तो r2 इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर k z e स्क्वायर n। कह सकते हो कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ। इससे पहले जो बोहर मॉडल हमने किया था उसमें भी फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे, वहां पर भी यह था n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर k z e स्क्वायर m। बस यहाँ पर यह है कि m की जगह m2 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ r2 तो यहाँ m2। तो सिमिलरली अब हम और क्या कह सकते हैं, मैं इस पार्ट को यहाँ से हटा देता हूँ जैसे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से r1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, r1 इक्वल्स टू डायरेक्टली अब आप लिख सकते हो n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर k z e स्क्वायर 1। यहां से मैं R2 और R1 की वैल्यूज पता चल गई। अगर R1 प्लस R2 की वैल्यू चाहिए तो दोनों को ऐड कर दो, तो R1 प्लस R2, बाकी सब सेम है। यहाँ M1 और डिनोमिनेटर में डिफरेंस है, तो n2 स्क्वायर h n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई k z e स्क्वायर 1 अपॉन M1 प्लस 1 अपॉन M2, ये आएगा यहाँ पर, लिख देता हूँ। और बहुत बार आप इसको
इसको यूज कर चुके होंगे फिजिक्स में। इसको मैं 1/μ लिख देता हूं, जिसे रिड्यूस्ड मास भी बोला जाता है, रिड्यूस्ड मास भी बोला जाता है। ये हम पहले भी यूज कर चुके हैं, नंबर ऑफ कॉलिजन्स जब कैलकुलेट किए थे, तो रिड्यूस्ड मास म्यू भी यूज किया जा सकता है। दिस इज R1 प्लस R2। अब आपके पास R1 प्लस R2 की वैल्यू है, यहां पुट कर दो तो यहां से V1 आ जाएगा और यहां से V2 आ जाएगा। ये पता है आपको इक्वेशंस, इसको हटा देते हैं। R1 प्लस R2 की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, साथ में कैंसिल NH, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर 2 पाई, तो ये चीजें उधर चली जाएगी। V1 का एक्सप्रेशन में लिख रहा हूं 2 पाई के ZE स्क्वायर म्यू NH, और यहाँ पर ये M1 था तो ये M1, और V2 के केस में हो जाएगा 2 पाई के ZE स्क्वायर म्यू अपॉन NH अपॉन। इसमें अच्छा खासा चेंज हुआ है, म्यू बाई M1 और म्यू बाई M2 की वैल्यू आई। अभी मैं आपको बताऊंगा, इन फॉर्मूले को आप चेक भी कर सकते हो कि जो डिराइव होके आए हैं वो सही है या नहीं है, इनको आप चेक भी कर सकते हो, उसका भी एक तरीका है। कैसे चेक कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली अगर ये न्यूक्लियस का मास, जो कि इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में वैसे ही बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियस का मास इलेक्ट्रॉन से, कह सकते हो सेंटर ऑफ मास भी इलेक्ट्रॉन के उतना ही पास होगा। उसका लॉजिक यहां से भी आ सकता है, उसका लॉजिक यहां से भी आ सकता है। अगर M1 बहुत ज्यादा हुआ, या और भी, यहाँ तो M1 V1 से रिलेटेड है, बट अगर जितना मास ज्यादा होगा, M1 जितना ज्यादा होगा, R1 की वैल्यू उतनी ही कम होगी। R1 की वैल्यू उतनी ही कम होगी। ये आप रिलेट कर सकते हो, जैसे बिकॉज एक तरह से मैं ये भी कह सकता हूं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, क्योंकि ओमेगा तो कांस्टेंट है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो V जिसका कम होगा R उसका भी कम होगा, और V किसका कम होगा, जिसका M ज्यादा होगा। तो जिसका M ज्यादा होगा उसका R बहुत कम होगा। तो अगर ये न्यूक्लियस का मास इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा है, तो न्यूक्लियस की जो रेडियस होगी वो बहुत कम होगी, न्यूक्लियस की जो रेडियस होगी वो बहुत कम होगी। तो यहां से अगर न्यूक्लियस का मास बहुत ज्यादा है, यानी अगर M1 बहुत ज्यादा हुआ, तो 1/μ की जो वैल्यू है, न्यूक्लियस का मास बहुत ज्यादा होगा, तो ये M1 बहुत ज्यादा होगा, तो म्यू डायरेक्टली किसके बराबर हो जाएगा, M2 के बराबर। ये जो म्यू है डायरेक्टली M2 के बराबर हो जाएगा। तो इसे आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो, और उस केस में आप न्यूक्लियस को, क्योंकि न्यूक्लियस की जो रेडियस आई है, जिस रेडियस में वो रिवॉल्व कर रहा है, वो बहुत कम होगी, यानी ऐसा लगेगा कि जैसे वो रिवॉल्व ही नहीं कर रहा है। एक बार मैं वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूं इस पूरे पार्ट को। अगर न्यूक्लियस का मास बहुत ज्यादा है, तो कंक्लूजन ये है कि आप न्यूक्लियस को स्टेशनरी मान सकते हो। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि अगर न्यूक्लियस का मास बहुत ज्यादा है, तो एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन उसकी जो स्पीड होगी और उसकी जो रेडियस होगी, जिस रेडियस में वो रिवॉल्व कर रहा है, और जो उसकी स्पीड होगी, वो इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में बहुत कम होगी, इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में बहुत कम होगी। तो आप उसे स्टेशनरी मान सकते हो, और ये चीज निकल के भी आ रही मैथमेटिकली। अगर न्यूक्लियस का मास बहुत ज्यादा है, तो 1/μ की वैल्यू, ये M1 बहुत ज्यादा है, तो ये वैल्यू बहुत कम होगी, तो म्यू किसके बराबर, ये बहुत कम होगी, इसे नेग्लेक्ट कर दिया, तो म्यू किसके बराबर हो गया, M2 के बराबर। म्यू की जगह आप M2 पुट कर दो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। म्यू की जगह M2 पुट कर दो, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर म्यू की जगह M2 पुट करोगे तो ये M2 अपॉन M1, और M1 M2 से बहुत ज्यादा है, तो ये जो V1 की वैल्यू होगी ये बहुत कम होगी। V1 की वैल्यू जो होगी वो बहुत कम होगी, उसे भी आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। M1 बहुत ज्यादा, तो ये रेडियस भी बहुत कम होगी, M1 ज्यादा तो रेडियस बहुत कम होगी, तो इसे भी हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं।
ये अलग पार्ट हुआ, वो फिर से वही बोहर मॉडल आ जाएगा। यानी कहने का मतलब कि इससे बोहर मॉडल वाले फॉर्मूले आ जाने चाहिए। वो कब आएंगे? यानी जैसे ही आपने M1 को M2 से बहुत ज्यादा किया तो यहाँ R1 V1 जो है ये वैल्यूज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशंस हैं, थोड़ा सा तरीका याद रख लीजिए, क्योंकि रेडियस वाले एक्सप्रेशन में ज्यादा कोई चेंज नहीं हुआ है। जहां मास था वहां उसकी जगह M1 M2 आ गया। हाँ, वेलोसिटी वाले पार्ट में चेंज हुआ है, म्यू बाय M1 और म्यू बाय M2 की टर्म आई, जबकि बोहर मॉडल में वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में इलेक्ट्रॉन का मास अपीयर नहीं होता था। और टुवर्ड्स द एंड यहाँ पर अब हमें और किसके फॉर्मूले चाहिए? टोटल एनर्जी के। तो अब यहाँ पर टोटल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन की भी आएगी, न्यूक्लियस की भी आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी न्यूक्लियस की हाफ M1 V1 स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन की M2 V2 स्क्वायर माइनस के Z स्क्वायर अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस विच इज R1 प्लस R2। पोटेंशियल एनर्जी R1 प्लस R2। फिर से हमें ये वैल्यूज पुट करनी होगी यहाँ पर। तो ये एक तरह से इस R2 को उधर लेके चले गए, R1 को इधर लेके गए, हाफ से मल्टीप्लाई किया, इधर भी हाफ से, ये राइट सेम है। तो 1/2 R1 प्लस R2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर एक्सप्रेशन जो आएगा वो कुछ इसी तरह से आएगा, -1/2 जहां पर आप R1 प्लस R2 की वैल्यू पुट कर सकते हो। R1 प्लस R2 की वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाता है -2π स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 म्यू अपॉन n स्क्वायर। और फिर से कहूंगा, अगर न्यूक्लियस का मास बहुत ज्यादा है तो म्यू जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर आ जाएगा। यानी इस म्यू की जगह हम डायरेक्ट क्या पुट कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल बोहर मॉडल में आती थी। तो अगेन आप यहाँ पर म्यू की जगह एन पुट कर सकते हो, दैट इज टोटल एनर्जी। क्वेश्चन क्या बनेगा? चलिए इतना किया तो एक क्वेश्चन भी यहाँ पर हम कर देते हैं। इसमें अब हमें वो पुट नहीं करना कि इनके जनरल फॉर्मूले क्या होंगे, बिकॉज यहाँ पर M1 M2 इन पर भी डिपेंड। M1 वैसे फिक्स है, लेकिन M2 जो न्यूक्लियस का मास है वो फिक्स नहीं है, वो वेरी कर सकता है। इसीलिए एक्सप्रेशन यही है, इन्हीं को हमें यूज करना है। क्वेश्चन क्या हो सकते हैं वो मैं बताता हूं। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट the ratio of total energy, the ratio of total energy of hydrogen like total energy of hydrogen like system if electron is in first orbit, if electron is in first orbit of hydrogen to deuterium atom using stationary nuclear model, A part stationary nuclear model, B part non-stationary nuclear model।
बेसिकली यहाँ पर जो भी डिफरेंस आएगा वो यहाँ म्यू है और यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जैसा अभी हमने डिस्कस किया था, म्यू बेसिकली 1/म्यू इक्वल्स टू 1/ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस को मैं ऐसे लिख देता हूँ, यानी म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी अगर हम इसको रीअरेंज करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ, चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। चाहे हाइड्रोजन हो चाहे ड्यूटेरियम हो, हाइड्रोजन हो या ड्यूटेरियम हो, इलेक्ट्रॉन का मास चेंज नहीं हुआ। मास किसका चेंज हो रहा है? न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का मास हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन के केस में न्यूक्लियस का मास जो है, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन ही है और एक प्रोटॉन का जो मास होता है नियर बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के 1840 टाइम्स होते हैं। जबकि ड्यूटेरियम के केस में जिसे हम लिख सकते हैं 1H2, इसमें जो न्यूक्लियस का मास होगा, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन दोनों होते हैं, तो 2 × 1840 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, यहाँ पर हम मान रहे हैं कि रफली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास सेम है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास सेम है, तो वो 2 × मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट, अगर हम स्टेशनरी मॉडल लेते हैं, तो इन दैट केस तो न्यूक्लियस का मास का एक्सप्रेशन आ ही नहीं रहा है, तो ए पार्ट का आंसर टोटल एनर्जी फॉर हाइड्रोजन इक्वल्स टू टोटल एनर्जी ऑफ ड्यूटेरियम, कोई डिफरेंस नहीं, सेम। अब हम बात करेंगे बी पार्ट की, नॉन स्टेशनरी न्यूक्लियस। टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, टोटल एनर्जी ऑफ ड्यूटेरियम 1H2, ये किस पर डिपेंड करेगा? म्यू ऑफ हाइड्रोजन और म्यू ऑफ ड्यूटेरियम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ न्यूक्लियस, mass of electron plus mass of nucleus for hydrogen, mass of electron, mass of nucleus, mass of electron plus mass of nucleus for deuterium। सिली मिस्टेक्स होने के अच्छे खासे चांसेस हैं, सिली मिस्टेक हो जाए कहीं, तो बी केयरफुल, बहुत केयरफुली। हाँ, लेकिन जहां तक इलेक्ट्रॉन की मास की बात करें तो कह सकते हो वो तो अभी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बट न्यूक्लियस का मास, अभी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो ये हाइड्रोजन के लिए, ड्यूटेरियम के 1840 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1840 टाइम्स, तो 1841 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर H लिखने की जरूरत है, ये यहाँ पर 2 × 1840 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पर ये हो जाता है 3680 प्लस 1, तो 3681। ये ऊपर, ये डिनोमिनेटर में, तो आंसर 3681/360। कैंसिल आउट कर दिया था मैंने, यानी इतना सा डिफरेंस आया 3681 और 3682 का, है ना इंटरेस्टिंग। इतनी मेहनत, इतना सारा डेरिवेशन हमने किया नॉन स्टेशनरी न्यूक्लियस का, और दोनों की टोटल एनर्जी का जो डिफरेंस निकल के आया है मात्र कितना है? 3681 3682। ये इसलिए हुआ क्योंकि न्यूक्लियस का मास इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा है,
जितना दोनों के मास में ज्यादा डिफरेंस होगा ये रेशियो उतना ही 1 को अप्रोच करेगा, ये रेशियो उतना ही 1 को अप्रोच करेगा। तो कह सकते हो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। अगर आप नॉन स्टेशनरी न्यूक्लियस मानो या स्टेशनरी न्यूक्लियस मानो तो जो टोटल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट करें उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, बहुत कम डिफरेंस आ रहा है। शायद प्रैक्टिकली हम ऑब्जर्व कर पाए नहीं कर पाए, इसीलिए हम स्टेशनरी मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अच्छा लगता है, करिए इसको, ऐसा नहीं इसको जेई में आने के चांसेस तो डेफिनेटली बहुत कम है, बट प्रैक्टिस करोगे तो इसको करने से बहुत बार क्या होता है, कुछ टफ जॉब अगर आप करते हो ना तो फिर बाकी की जॉब्स जो बाकी के जो चैलेंजेस है वो आसान लगने लगते हैं, आसान लगने लगते हैं। किस तरह से करना है, डेरिवेशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो है वो बहुत ज्यादा चाहिए, तो वो एक इम्प्रूवमेंट आता है, ये आपको एक लेवल ऊपर लेके जाएगा। आपकी जो एफर्ट्स है आपको खुद लगेगा, आप खुद अगर बिना देखे इस डेरिवेशन को करोगे तो आपको लगेगा कि यार कुछ अच्छा किया है। गारंटी कह रहा हूँ, इसको करने के बाद आपको खाना भी ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप इसे कर लोगे तो आपको खाना ज्यादा अच्छा लगेगा, बिकॉज एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, चाहे जेई में आए या ना आए, कि हाँ वी हैव डन समथिंग, थोड़ा सा एडवांस लेवल पर हमने और कुछ किया। जेई के चांस जेई से भी ऊपर मान सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो डेफिनेटली शीट्स में और इनमें क्वेश्चन नहीं आते, बट ये मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, आसान वाले पार्ट पर आते हैं। तो हेडिंग डालिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए सबको हटा देते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आफ्टर बोहर मॉडल और प्लांक्स क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट, इसको समझना आसान है। इनफैक्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, जब बोहर प्लांक्स ने अपनी क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट की थ्योरी प्रपोज की थी तब उसे भी अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, बट 1905 में 1905 में जब आइंस्टाइन ने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को यूज करते हुए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, तब लगा कि नहीं, लाइट जो है, लाइट अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करना है तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को ही यूज करना होगा। तो उससे ये लगा कि यस, लाइट की ड्यूअल नेचर होती है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी भी अपनी जगह सही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो मैक्सवेल ने दी थी वो भी अपनी जगह सही है। तो यहीं से हमने कंक्लूड किया है कि लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर पोजेस करती है, वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर, जो कि मैं आपको ऑलरेडी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो क्या था ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, चलिए वो देखते हैं। और इनफैक्ट इसके लिए आइंस्टाइन को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टाइन को भी नोबेल प्राइज मिला, और अराउंड 1918 में भी 1918 अराउंड इसके आसपास प्लांक्स को भी अपनी क्वांटम थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। कह सकते हो रिवोल्यूशनरी थ्योरी थी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, एक रिवोल्यूशनरी थ्योरी थी। जिस तरह से सोचता है, जिस तरह से थॉट प्रोसेस है, ये बहुत ही अलग थॉट प्रोसेस है जो प्लांक्स ने बताया। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, अब उसकी हम बात करते हैं। तो आइंस्टाइन ने क्या देखा कि अगर किसी मेटल प्लेट पर अगर हम फोटोन से स्ट्राइक करते हैं, फोटोन्स गिराते हैं, तो देखा गया कि इस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इन इलेक्ट्रॉन्स को कहा गया फोटो इलेक्ट्रॉन। तो पहले तो लिख लेते हैं एक लाइन, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल प्लेट when it is exposed to light of suitable wavelength। suitable क्या है वो भी अभी हम समझेंगे। light of suitable
वेवलेंथ। अगर इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं तो इस फिनोमिना को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यहां पर देखा गया, आइंस्टाइन ने क्या देखा कि अगर हमें यहां से इस इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करना है तो इन इलेक्ट्रॉन्स की एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो होनी चाहिए। उससे अगर कम फ्रीक्वेंसी वाले फोटॉन्स अगर स्ट्राइक करते हैं तो कोई लाइट एमिट नहीं होती है, कोई लाइट एमिट नहीं होती। दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी is called threshold frequency। इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को कहा गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसे न्यू नोट से लिखा जाता है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी इतनी या इससे ज्यादा तो होनी ही चाहिए। आप चाहो तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी भी निकाल सकते हो, तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि मिनिमम एनर्जी जो है वो कितनी होनी चाहिए, एच न्यू नॉट। और इस मिनिमम एनर्जी को भी और क्या कहा गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी, या इसे एक और नाम दिया गया वर्क फंक्शन। इसे W से भी लिखा जाता है, इसे फाई से भी लिखा जाता है, और चाहो तो यहीं पर एक होता है hc/λ0। हाँ, लेकिन लैम्डा जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है, तो ये लैम्डा नोट जो है बेसिकली वो मैक्सिमम वेवलेंथ है, क्योंकि वेवलेंथ कम होने पर एनर्जी बढ़ती है। तो ये जो वेवलेंथ है वो मिनिमम नहीं, वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम, यानी वेवलेंथ मैक्सिमम इतनी हो सकती है या फिर इससे कम होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। तो ज्यादा अच्छा है फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज करें या वर्क फंक्शन वर्ड यूज करें। तो जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट होते हैं, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट नहीं होते। चाहे आप अगर किसी लाइट जो स्ट्राइक करे उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नोट से कम है, यानी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने भी हो, नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने भी होने पर भी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं हो रहे थे। नंबर ऑफ, यानी इसको यूं कहा जा सकता है, अगर मैं थोड़ी सी फिजिक्स की टर्म में बात करूं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बेसिकली ब्राइटनेस या इंटेंसिटी से भी रिलेटेड टर्म होती है। तो अगर आप ब्राइटनेस बढ़ा रहे हो यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हो, लेकिन उन फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, तो वो फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में कैपेबल ही नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, ये अब आप बहुत आसानी से बोहर मॉडल से समझ सकते हैं। हाँ, दो बोहर मॉडल के फॉर्मूले यहाँ पर डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि ये एक मेटल प्लेट है, और अगर आप फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स लोगे तो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाना और आसान होगा, क्योंकि यहाँ पर लॉजिक आप ये दे सकते हो, बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग सोचें तो इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट्स में होंगे, उन्हें बाहर निकालना है तो उनकी कुछ ना कुछ आयनाइजेशन एनर्जी होगी। अगर आप उस आयनाइजेशन एनर्जी से के बराबर या उससे ज्यादा एनर्जी दोगे तभी वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के आएंगे। तो जो भी फोटोन स्ट्राइक कर रहा है उसकी एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी से तो ज्यादा होनी ही चाहिए। उससे कम एनर्जी वाले कितने भी फोटोन्स यूज कर लो आप, वो नहीं निकलेंगे। कितने भी फोटोन्स आप यूज कर लो वो नहीं निकलेंगे, बिकॉज यहाँ पर एक फोटोन की एनर्जी इतनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 2-3 फोटोन मिलके एक इलेक्ट्रॉन को नहीं निकालेंगे, एक फोटोन की एनर्जी ही हम कहते हैं इतनी होनी चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सके। यहीं पर पार्टिकल नेचर आ जाती है। अगर यही वेव थ्योरी होती तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग तो आप किसी भी फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन यूज करो, लाइट यूज करो, फोटोन के बजाय किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज करो, वो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, किसी भी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये बेसिकली प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को सपोर्ट करती है, यानी लाइट के क्वांटाइजेशन को ये सपोर्ट करती है कि लाइट जो है क्वांटाइज्ड फॉर्म में है। एक सिंगल फोटोन की एनर्जी जो है वो इतनी होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर ले, यानी एक सिंगल फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये बोहर मॉडल के बाद इसको एक्सप्लेन करना बहुत आसान है, इजीली इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, हम भी समझ सकते हैं।
तो मिनिमम एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होनी चाहिए, यानी फोटोन की मिनिमम इतनी एनर्जी तो होनी ही चाहिए। कितनी होनी चाहिए? एच न्यू नॉट। ठीक है, तो वर्क फंक्शन क्या है इसको हमने समझा कि वर्क फंक्शन का क्या मतलब है और कैसे हम समझ सकते हैं कि क्यों ये फिनोमिना हो रहा है, वो भी हमने अब इजीली यहां से हम समझ सकते हैं। नाउ यहां पर अब क्वेश्चन ये आता है कि लेट्स से हमने जो लाइट यहां पर हम गिरा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो क्या गारंटी है कि इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होके बाहर आएंगे? तो यहां पर अब डिपेंड करता है, अगर ये फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं, हमें पता है यहां पर एटम्स है, ये फोटोन्स इन एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है उससे टकराएंगे। कुछ फोटोन्स तो जो सरफेस पर एटम्स है उनसे टकराएंगे। सरफेस पर एटम्स मतलब सरफेस पर जो एटम्स है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, और सिंस उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करेंगे। लेकिन कुछ फोटॉन्स अंदर भी चले जाएंगे और वो अंदर वाले एटम्स से भी टकराएंगे, और अंदर वाले एटम्स में से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। लेकिन होगा क्या, अंदर वाले एटम्स में से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो उनके कांटेक्ट में, उनके बीच में बाकी एटम्स और बाकी इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे, और ये जब इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे तो इनका बाकी इलेक्ट्रॉन के साथ भी कोलिजन होगा। बाकी इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलिजन होगा तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है डेफिनेटली उसकी अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी हो गई। वो जब बाहर निकल रहा होगा किसी और इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो हो सकता है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी फिर से कम हो जाए, यानी वो इलेक्ट्रॉन बाहर ना निकल पाए। इसका मतलब ये कि ये जितने फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं, 100 फोटोन्स लेट से स्ट्राइक कर रहे हैं पर सेकेंड, जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है, लेकिन 100 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे ये जरूरी नहीं। कितने होंगे वो भी हम नहीं बता सकते, कितने होंगे वो भी हम नहीं बता सकते। फर्स्ट थिंग, इसे इस तरह से भी बोला जाता है क्वांटम इल्ड। क्वांटम मतलब फोटोन, क्वांटम इल्ड से मतलब हमने 100 फोटोन स्ट्राइक करवाए लेकिन 50 इलेक्ट्रॉन्स ही इजेक्ट हुए, तो इसे बोला जाता है क्वांटम इल्ड। तो लिख देता हूं मैं क्वांटम इल्ड, number of electrons ejected divided by number of photons striking। कितने फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, उसे हम कहते हैं क्वांटम इल्ड। तो क्वांटम इल्ड जो है वेरी कर सकती है, परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 30, 40, 50, 70, 80 कुछ भी परसेंट हो सकती है। तो एक तो ये वर्ड क्वांटम इल्ड क्या होता है वो आपको समझ में आना चाहिए। और सेकंड थिंग, क्या जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, अब मान लीजिए आपने जो एनर्जी दी, लेट से आपने जो फोटोन स्ट्राइक करवाया उनकी फ्रीक्वेंसी है न्यू, यानी उनकी एनर्जी है एच न्यू, और ये एच न्यू जो है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी से इनकी एनर्जी ज्यादा है। तो एक तरह से बाहर निकालने के लिए तो एनर्जी इतनी चाहिए, आपने इतनी एनर्जी दी, यानी कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी दी, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। इसका क्या होगा, ये एनर्जी कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अब क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन जो कि सरफेस से निकल रहे हैं, कह सकते हो वो तो इसी काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकलेंगे, लेकिन जो अंदर से आ रहा है हो सकता है टकराते हुए उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाए, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम भी हो सकती है। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी वेरी करेगी, वो कांस्टेंट नहीं होगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी वेरी करेगी। हाँ, ये उनकी क्या होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। यानी ये जो फॉर्मूला है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी 0 से लेके के मैक्स के बीच में हो सकती है, 0 से लेके के मैक्स के बीच में होगी। तो यहां पर हम 2 लाइंस लिख सकते हो,
क्वांटम yield may be less than 100, क्वांटम yield may be less than 100 से कम भी हो सकती है। इसको आप अलग अलग तरह से वर्ड्स में पुट कर सकते हैं। सेकेंड लाइन, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से काइनेटिक। सेकेंड पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स may vary, kinetic energy of ejected electrons may vary from 0 to KE max, 0 to KE max। तो ये फिक्स नहीं होगी, ये वेरी कर सकती है, किसी की कम होगी, किसी की ज्यादा होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, जिन्हें हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी वेरी करेगी, किसी की कम, किसी की ज्यादा। तो यहाँ पर एक तो ये फॉर्मूला है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो जनरल क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं, जैसे हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। हाँ, इससे थोड़ी और कैलकुलेशन बढ़ानी तो 12mv², जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं उनमें से उनकी हम मैक्सिमम स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये मास किसका हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का, तो मैक्सिमम स्पीड क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी, बट हाँ कैलकुलेशन अच्छी खासी हो सकती है यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करें, वो पॉसिबिलिटीज है। तो बहुत सारे क्वेश्चन तो रेशियो में आते हैं ताकि कैलकुलेशन जो है वो कम हो जाए। बहुत प्लेन क्वेश्चंस होंगे, कुछ भी ऐसा स्पेशल क्वेश्चन नहीं होगा, ये वैल्यूज आपको पुट करनी है, दैट्स इट, जो कि शीट में गिवन है। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं, इनफैक्ट उसके चांसेस ज्यादा आते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस क्या, कि ये जो केई मैक्स है, एक तो अगर हम इस केई मैक्स का कर्व बनाएं, केई मैक्स वर्सेस न्यू, यहां पर ये 0, तो हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तक तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 0 ही होती है। हाँ, लेकिन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिसे हम कह सकते हैं न्यू नोट, इसके बाद का कुछ ऐसा है, वो आप यहां से भी कह सकते हो, ये आपका y हो गया, ये आपका x हो गया, तो आपका इंटरसेप्ट जो है वो बेसिकली नेगेटिव है। इंटरसेप्ट जो है वो नेगेटिव है। यहाँ पर आप ये -h न्यू नोट इंटरसेप्ट, तो ये कर कुछ स्ट्रेट लाइन दिखेगा आपको, समथिंग लाइक स्ट्रेट लाइन की तरह ही होगा। और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, क्योंकि आप ज्यादा एनर्जी दे रहे हो फोटोन को, तो केई मैक्स यानी जो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहे हैं उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसके साथ लीनियरली वेरी करेगी। हाँ, तो क्वेश्चन जनरली आते हैं कि क्या केई मैक्स जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो नंबर ऑफ फोटॉन्स पे भी डिपेंड करेगी, तो कह सकते हो नहीं, नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड नहीं करेगी। केई मैक्स डिपेंड्स ऑन frequency of light and is independent of photo intensity। इंडिपेंडेंट ऑफ फोटो इंटेंसिटी। फोटो इंटेंसिटी क्या है, बहुत बार इवन फिजिक्स में भी इंटेंसिटी बोल दिया जाता है इसको, बट फोटो इंटेंसिटी ज्यादा अच्छा वर्ड है, क्लियरिटी इसमें
फोटो इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड। नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड, दैट इज फोटो इंटेंसिटी। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो नंबर ऑफ फोटॉन से तो कोई कनेक्शन ही नहीं। नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, बट उन इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो केवल किस पर डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी, वो केवल फ्रीक्वेंसी पर ही डिपेंड करेगी। इसमें अभी और भी कुछ पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। वैसे ये जो टॉपिक है एनसीईआरटी 11th केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा नहीं है, 12th की फिजिक्स की एनसीईआरटी में ये ज्यादा डिटेल में है। जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे 12th के एंड में तो वहां ये ज्यादा डिटेल में, तो खैर कोई नहीं, यहाँ पर आप जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो वो जो 12th में पार्ट है वो भी कवर हो जाएगा, इससे 11th वाला भी कवर हो जाएगा केमिस्ट्री का, और फिजिक्स का भी कवर हो जाएगा, तो काफी हद तक वो पार्ट भी कवर होगा। ठीक है, तो आगे अभी हम और इसमें डिस्कस करेंगे। कुछ और टर्म्स है, फोटो करंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप होमवर्क करते रहिए, कैलकुलेशन करते रहिए। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, कैलकुलेशन को चैलेंज की तरह लें और कोशिश करें कि आपका जो आंसर है वो सही से ही आए। कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए, अगर आपको लग रहा है पीछे के आंसर में कुछ इश्यू तो आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए। हो सकता है पीछे के आंसर में भी कुछ आंसर्स में एरर हो सकती है, ज़्यादातर सही है, बट फिर भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप कैलकुलेटर से उसे चेक करें। ठीक है, थैंक यू। चलिए इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।